हेलो नीरज, स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट पे। कैसे हो आप और आपकी लाइफ अभी कैसी चल रही है? हाय दिनेश। कैसे? बढ़िया। आप कैसे हो? अभी तो फिलहाल मैं यहाँ सोनीपत में हूँ। तो यहाँ पे एज एन एसएनसी ज्वाइन किया है मैंने ओजीक्यू में। तो अभी तो एथलीट्स के साथ चल रहा है उनका भी। सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप आ रही है अगले नवंबर में, तो अभी फिलहाल हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो सभी एथलीट्स के लिए हेल्पफुल होगा और आपके एक्सपर्टीज से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी सभी एथलीट्स को। हम एथलीट्स के पर्सपेक्टिव से उन्हें वो चीज़ें मतलब बताने की कोशिश करेंगे जो उन्हें उनकी परफॉर्मेंस बिल्ड करने में हेल्प करें, और इवन मतलब स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर उन्हें कुछ आगे पढ़ाई करनी है इसी फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में, तो क्या उनके लिए बेटर ऑप्शंस रहेंगे वो भी हम समझेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आप जर्मनी गए थे, तो आपने जर्मनी क्यों डिसाइड किया जाने के लिए पढ़ाई के लिए, और वहाँ पे आपने कौन सा कोर्स किया था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए। तो जर्मनी जाने का डिसीजन, सबसे पहला पॉइंट ये था कि इंडिया में अभी उतने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स साइंस, चाहे अगर आप बैचलर या मास्टर्स के लिए देखें तो आपको उतने अच्छे कोर्सेज नहीं मिलेंगे अभी। तो मैं 2 साल पहले की बात ये कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा जो रीज़न था बाहर जाने का, तो ये था कि थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जर्मनी या फिर आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ की आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत कम है। लो ट्यूशन फ़ी है या फिर नो ट्यूशन फ़ी है। तो मेरे केस में मतलब 20 से 25 सीटें थी, तो इट इज़ लाइक फुली फंडेड। अगर आप जर्मनी में जाते हो तो आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ती है, चाहे आप मास्टर्स या बैचलर्स किसी में भी जाते हो। तो एक एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि कोई ट्यूशन फी नहीं देनी थी और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा स्पोर्ट्स साइंस में। हम्म। तो मुझे था कि यार, इंस्टेड ऑफ कि इंडिया में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जीरो ट्यूशन फी में आपको मास्टर्स करने को मिलेगी। यहाँ भी अराउंड आप लगा लो 2 साल के अराउंड आपको 7 से 8 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो ये मेरा एक वन ऑफ द रीज़न था जो मैंने जर्मनी चुना। हम्म। आपने आप पे कौन सा कोर्स किया था? मैंने एमएससी करी थी, इंटरनेशनल मास्टर इन हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स। तो जो ये मास्टर्स डिग्री थी, ये स्पोर्ट्स साइंस में जितने भी उनकी सब ब्रांचेस होती है, न्यूट्रिशन, एसएनसी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिसर्च एंड मेथडोलॉजी, तो उन सब चीज़ों को, इवन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी, तो वो सारी चीज़ें कवर करती हैं। बाकी अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन करनी है तो आप अपने उसमें कोर सब्जेक्ट्स ले सकते हो, जैसे मेरा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और एसएनसी था। तो अगर आपका इंटरेस्ट न्यूट्रिशन में है या फिर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में है तो आप उसको एज अ मेन सब्जेक्ट ले सकते हो। तो जैसे कि आपने बताया कि मतलब इंडिया में उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है, और ज़्यादातर जो भी मतलब बच्चे रहते हैं ट्वेल्थ पास हुई तो वो ज़्यादातर बीपीएड या एमपीएड यही कोर्सेज करते हैं, जो कि मतलब स्कूल में टीचर बनने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन मतलब स्पोर्ट्स कोच बनने के लिए उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहते हैं। तो अगर इंडिया में कुछ ऑप्शंस अगर अपने को देखने हैं ट्वेल्थ के बाद में, तो उनमें क्या अच्छा रहेगा? अ, ये बात तो बिल्कुल सही है। इवन कि आज भी अगर आप स्पोर्ट्स साइंस की कोई वैकेंसी आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे हमारे जो एसएनसीज होते हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो बीपीएड, कई बार एमपीएड इवन, हम्म। और उन्होंने सीएस किया होता है। बट बीपीएड एमपीएड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स साइंस अगर आप बैचलर और मास्टर इन एक्सेस स्पोर्ट्स साइंस से कंपेयर करो। हम्म। क्योंकि बीपीएड, जैसे आपने बोला कि स्कूल टीचर्स, हम्म। ठीक है, वो एक थोड़ा टीचिंग लाइन आ जाता है, थोड़ा फिजिकल एजुकेशन, वो बहुत टोटली डिफरेंट है, बहुत अलग है। हाँ। बट अभी इंडिया में थोड़ा कल्चर डेवलप हो रहा है स्पोर्ट्स साइंस का पिछले 5 से लेके 8 साल में। तो अब नए कोर्सेज भी आए हैं। बट अगर मैं ये बोलूँगा, अगर किसी को इंडिया में ही करनी है तो कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही हैं हमारे पास। बट मैं वही बात बोलूँगा कि इंडिया में फीस ज़्यादा है। हम्म। तो अगर आपको सीरियसली ये करियर या फिर आपको मास्टर्स ये करनी है कुछ सीखने के लिए, तो उससे बढ़िया ऑप्शन है कि आप बाहर जर्मनी जाके या फिर कोई और यूरोपियन कंट्रीज जाके आप कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ फीस नहीं देनी है। बट इंडिया में क्या है कि आपको अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, अगर ये जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको एक्साइज स्पोर्ट्स साइंस का कोर्स मिल जाएगा। बट उनकी बहुत लिमिटेड सीट है, फॉर एग्जाम्पल 20 या 25। हम्म। ठीक है, तो और वो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव भी हो जाता हाँ हाँ है। हाँ। बट अगर आप प्राइवेट में लोगे तो आपको बहुत फीस देनी पड़ेगी। तो मेरा तो प्रेफरेंस यही रहेगा कि अगर आप इसको सीरियसली परस्यू करना चाहते हो अपने करियर में, इवन कि आप सीखना चाहते हो, तो आप अब्रॉड का ऑप्शन ले सकते हो। बट अगर, हाँ, अगर आपको इंडिया में करना है तो बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी होगी है, डीवाई पाटिल होगी है। हम्म। तो ऐसी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप का नंबर
आपके मतलब ग्रेड्स अच्छे हैं तो आपको GNDU में भी मिल सकती है आपको एडमिशन। तो इंडिया में है ऑप्शंस, बट आई थिंक इंटरनेशनल एक्सपोजर स्पेशली स्पोर्ट्स साइंस में आपको बाहर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अभी तक आपकी जो जर्नी थी जर्मनी में भी और वहाँ से इंडिया आने के बाद भी, तो तब से लेके अब तक आपने कौन से वो 3 या 4 टॉप एथलीट्स को ट्रेन किया है या असिस्ट किया हो? जब से मैं अभी जैसे अभी मैंने न्यूली यहाँ पे ज्वाइन किया, तो अभी मैं इंडियन रेसलिंग टीम के साथ हूँ, तो मुझे यहाँ पे 3 सीनियर एथलीट्स मिले हैं। सोनम मलिक, नवीन मलिक और सुजित। तो ये सोनम मलिक कभी टोक्यो 2020 में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन में थी, और नवीन मलिक कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट है। और अभी अभी एक सुजित जो कि एक नया यंग अच्छा प्लेयर आ रहा है, तो अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी, रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। तो अभी बेसिकली मैंने अभी जर्मनी से आके अभी रेसलिंग टीम के साथ, सीनियर रेसलिंग टीम के साथ काम कर रहा हूँ। और बास्केटबॉल एथलीट्स के साथ भी मैंने काम किया था, बट वो मेरे जर्मनी जाने से पहले का एक्सपोजर था इंडिया में। तो वो बेसिकली क्या था कि सहज सिंह सेखो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, इंडिया में भी करंटली खेल रहे हैं। तो उनका ACL पोस्ट ऑपरेटिव केस अराउंड 7-8 महीने वन ऑन वन काम किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट केस ACL के साथ। और उससे पहले मैंने चंडीगढ़ बास्केटबॉल टीम के साथ खेलो इंडिया उनके वहाँ पे एज एन SNC काम किया था उनके कैंप्स में, बट वो जूनियर ग्रुप था। तो मतलब इंडिया जाने से पहले मेरा जो आप नीश स्पोर्ट या फिर जिनके साथ मैंने एथलीट्स के साथ काम किया था वो बेसिकली टीम स्पोर्ट्स थे, जैसे बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। बट अभी वापस आके मास्टर्स करके, तो अभी थोड़ा मेरा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, खासकर कॉम्बैट स्पोर्ट्स एट द मोमेंट अभी उनके साथ काम कर। स्पोर्ट्स साइंस या स्पोर्ट्स एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जर्मनी में ऐसी कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस करी या देखी जो आपको लगता है कि इंडिया में भी एथलीट्स को अपने ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? अगर एक पर्सपेक्टिव अगर कोच का देखेंगे और एक पर्सपेक्टिव एथलीट्स का, तो सबसे पहले तो मैं आपको कोच का बताऊंगा कि थोड़ा सा, अगर वहाँ पे अब कोई SNC कोच है, वो थोड़ा सा एथलीट्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि भाई आप भी इस चीज़ को रिस्पॉन्स आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जैसे आप अपनी स्किल ट्रेनिंग करते हो, हाँ हाँ। ठीक है, तो आपको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी SNC स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सेशंस की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस और उतनी रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको वो करना है। हम्म। और ये है कि अगर आप एथलीट्स को एक बारी ढंग से गाइड कर सकते हैं कि ये एक्सरसाइज या फिर ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है उस SNC सेशन या SNC कल्चर के लिए, तो और थोड़ा डेवलप होगा। तो सबसे पहले बेस्ट जैसे कि आप उनकी नीड एनालिसिस करते हैं स्पोर्ट की, एथलीट की, तो आप उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कम्युनिकेशन आप उनसे बात कर सकते हो कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है, हम इस पे काम करेंगे। और जब उनको फर्क पता लगने लगता है, तो ऑब्वियसली उनका थोड़ा SNC के लिए, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो एक कल्चर है उनके लिए और भी थोड़ा, मतलब उनको मजा आता है करने में, हम्म। क्योंकि उन्हें वही चीज उन्हें अपनी गेम में दिखता है यार कि अब ये मैंने एक्सरसाइज करी है, या फिर ये मैंने थोड़ा मीजो साइकिल मैंने किया था, अब मेरी वीकनेस अब नहीं रही है, वो स्ट्रेंथ बन गई है। तो उन्हें भी मजा आता है, उन्हें दिखता है कि यार ये फर्क है। और बाकी एज एन एथलीट पर्सपेक्टिव से भी मैं यही बात बोलूंगा कि आप जितना आप अपना ध्यान अ, अपनी स्किल गेम, हम्म। अपना कोई भी स्पोर्ट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, उसमें आप जितना ध्यान देते हो, एटलीस्ट अगर आप उसका 20-25% आप SNC में भी ध्यान दोगे, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी गेम में। तो मुझे लगता है कि एथलीट्स को भी खुद ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब पिछले 5 साल से काफ़ी इंडिया में भी SNC स्पोर्ट साइंस ये ग्रो कर रहा है। आगे आने वाले 10 साल भी ये बहुत और ऊपर पीक करेगा। बट ये कोच और एथलीट्स दोनों को समझना चाहिए, कोच का कि कैसे समझाएं, कैसे एथलीट्स का इंटरेस्ट डेवलप करें, और एथलीट को भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्स देना पड़ेगा जो उनका कोच कह रहा है, क्योंकि ये एट द एंड उन्हीं की गेम और उन्हीं के करियर में हेल्प करेगी। जैसे इंजरीज काफ़ी हो जाती, तो एक तो इंजरी प्रिवेंशन, और अगर इंजरी हो भी गई है तो रिहैब। तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि SNC कोचेज और एथलीट दोनों को अपने अपने एंड में काम करना चाहिए। तो आपने अभी दोनों कंट्रीज़ के स्पोर्टिंग कल्चर को देखा है, और लेकिन मतलब एक काफ़ी डिफरेंस है कि वहाँ के एथलीट्स कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं और अपने इंडिया में मतलब उतने ज़्यादा मेडल्स नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? आई थिंक अभी जैसे काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना होगी, US हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि काफ़ी मेडल टैली में ऊपर रहती हैं, बट आई थिंक कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बस एक जो मेन चीज़ है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो और उनके वहाँ पे जो कि अगर आप, हमारा एक स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, तो उतना तो उनका एक देश ही है।
तो आप खुद सोचो कि एक इंडिया में स्टेट और एक देश, तो आप हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि इंडिया में भी ग्रास रूट लेवल पे जो कि टैलेंट स्काउट हो रहा है, तो वो अच्छा काम हो रहा है इंडिया में भी। बट वही बात है कि रिसोर्सेज कम है, हमें ऐसा लगता है। बट हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज कम ही पड़ते हैं। बट वहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन कम है, तो वो रिसोर्सेज ज़्यादा ही दिखते हैं वहाँ पे। तो आई थिंक जो भी आज से 10 साल या 15 साल, अभी जो जूनियर होगा तो 10 साल हो सकता है, 7-8 साल बाद कोई मेडल के लिए सोच रही होगी गवर्नमेंट या उसके कोचेस। तो वही बात है, तो अगर आज से वो उसको रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट ये है कि 5 से 6 साल पहले की बात है। तो अगर आप 6 साल और आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ग्रास रूट लेवल पे भी अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं एथलीट्स को, जो अच्छे हैं, अच्छे कंपनीज हैं जैसे अब JSW इंस्पायर, OGQ। तो ये एथलीट्स को स्काउट करते हैं जिनको लगता है कि हाँ, हम इन पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये, मतलब पक्का तो होता नहीं है कि किसका मेडल आएगा किसका नहीं आएगा, बट स्टिल उनको एक ये होता है कि हाँ, इसमें इतना कैलिबर है, इतना टैलेंट है कि ये हमें मेडल लेके आ सकता है। तो वो चीज़ें कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे भी, स्काउटिंग वगैरह वो सब चलती रहती है। आई थिंक वैसे तो कोई इतना बड़ा फर्क है नहीं है, तो मैं यही बोलूँगा कि जो पॉपुलेशन है और रिसोर्सेस है, बस उस चीज़ का फर्क है। बाकी तो सही चल रहा है इन टर्म्स ऑफ कोचिंग। बाकी स्पोर्ट्स साइंस का तो कल्चर बहुत अलग है ही है। वो तो अभी कोचेस को, जो स्किल कोचेस हैं, अभी वो भी एजुकेट हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मैं खुद देखता हूँ कि जैसे रेसलिंग में पहले की अगर 5-7 साल 10 साल पहले देखेंगे तो फिर उनका वही ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है। बट आजकल कोचेस प्रोग्राम भी होता है जिसमें कोचेस को एजुकेट किया जाता है। जैसे हमारी खुद कंपनी OGQ कोचेस प्रोग्राम करती है, वो हर एक स्टेट में जाके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे कोचेस को एक जगह सेमिनार टाइप में उनको एजुकेट करती है कि भाई स्पोर्ट्स साइंस क्या है, SNC की वैल्यू क्या है, फिजियोथेरेपी की वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है। तो इससे कोचेस भी इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स साइंस के लिए काफ़ी, उनका भी उनको भी पता लग रहा है कि इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस तो जैसे कि आपने MSc किया था वहाँ पे जर्मनी में, तो अगर कोई एथलीट है जो मतलब साथ ही साथ मतलब ट्रेनिंग भी करना चाह रहा है और पढ़ाई भी करना चाह रहा है, तो वो वहाँ पे जाके मतलब क्या ये चीज़ें कर पाएगा? जैसे मतलब बहुत सारे एथलीट्स को ये लगता है कि अगर वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो मतलब स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि मतलब पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स हो सकता है? है। आई थिंक हो सकता है, क्योंकि बाहर जो एथलीट्स हैं तो वो बेसिकली क्या है कि डुअल करियर फॉलो करते हैं। काफ़ी एथलीट्स हैं वो पढ़ाई भी करते हैं, बट वो अपनी साथ साथ स्पोर्ट्स जो भी उनका, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे, मैच्योर लेवल पे, बट वो साथ साइड बाय साइड चलता ही है। बट इंडिया में क्या है कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या है, पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि आफ्टर 12th स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल है, बट एक चीज़ ये प्रॉब्लम आती है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके ऊपर, क्योंकि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट गए होते हो, तो आपका जो मेन फोकस होता है वो पढ़ाई होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या फिर आप एक किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में रूल था कि आप अगर आप 3 बारी से ज़्यादा फेल हो जाओ तो आपको यूनिवर्सिटी से, मतलब आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, तो आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता है। तो इस केस में फिर दिमाग में एक रहता ही है कि यार अब मैं इतनी दूर आया हूँ तो मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो मेरी पढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उस चीज़ में वो जो उसका एथलीट का भी, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई गया तो उसका ध्यान स्पोर्ट्स से कटता ही रहता है। बाकी और अदर फैक्टर्स हैं कि आपको अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं, तो आपको हो सकता है कोई, आप वहाँ स्टूडेंट वर्क कर रहे हो, पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे खुद खाना बनाना है, वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल हो जाती है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, एज कंपैरेटिवली जो वहाँ का सिटीजन है। तो अगर किसी ने गेम कंटिन्यू करनी है, साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है, तो मेरी पर्सनल मतलब यही ओपिनियन रहेगा कि वो अपने देश में, इंडिया में ही करे, क्योंकि उसको यहाँ पे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट है, जैसे खाना वगैरह ये सब, तो ये सब तो उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली खाना वगैरह आपको घर से मिल जाता है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाती है। और एक्सपेंसिव एज कंपैरेटिवली टू इंडिया और बाहर, बाहर ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बट आपको अगर मतलब एलीट लेवल पे अपना स्पोर्ट लेके जाना है, अपना करियर लेके जाना है, तो आई थिंक आप इंडिया बेस्ट ऑप्शन रहे। लेकिन अगर कुछ ऐसे एथलीट्स हैं या बच्चे हैं जो मतलब एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं और उनका मतलब मेन गोल पढ़ाई है, तो अगर वो जाना चाहें बाहर कोई कंट्रीज में जैसे जर्मनी, तो वो क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं? अगर स्टडी बेस पे जाना है
तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक आपको ट्वेल्थ के बाद जा सकते हैं, ठीक है, और एक आप अपनी बैचलर्स के बाद जा सकते हो फॉर मास्टर्स। ठीक है, अगर किसी ने मास्टर्स कर लिया तो वो डबल मास्टर्स करने भी जा सकता है, अगर किसी ने मास्टर्स कर लिया पीएचडी करने भी जा सकता है। तो मोस्टली प्रोसेस सबका सेम रहता है, अपार्ट फ्रॉम बस एक चीज़ रहती है, अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो स्पेसिफिकली वहाँ पे आपको 13 ईयर एजुकेशन मांगते हैं वो। जैसे आपने ट्वेल्थ करी, उसके बाद आपको 1 ईयर की और एडमिशन या पढ़ाई या डिप्लोमा कुछ दिखाना पड़ेगा, तो आप बैचलर्स के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है तो आपने नॉर्मल अपनी 3 साल की बैचलर करी और इंडिया से, और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक वेबसाइट है, DART.de, मतलब जर्मन प्रोनाउंसिएशन में। तो आप उसमें अराउंड स्पोर्ट्स साइंस के 13 से 15 कोर्सेज हैं। तो आप उसमें एप्लीकेशन, वहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स, डेडलाइन लिखी हुई है उसमें, क्या क्या चाहिए उन्हें, ग्रेड कितना चाहिए, प्री रिक्विजिट सब लिखा हुआ है। तो आप लिखा भी हुआ है कि आपको अप्लाई कहाँ करना है, ईमेल करना है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हो। तो विद इन उनमें आई थिंक, जैसे अगर किसी की 30 अगस्त है तो 30 अगस्त के बाद आपको रिप्लाई आने शुरू हो जाएंगे। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग डेडलाइन है, किसी की 30 है, किसी की मान लो 15 सितंबर है, तो उसके बाद आपको रिप्लाई आने शुरू हो जाएंगे कि हमने आपको सिलेक्ट किया। तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर आपको फिर दिल्ली में जर्मन एम्बेसी में लेके जाना है, तो विद बट थोड़ा सा वो उसका इंटरव्यू इंटरव्यू तो क्या मतलब, आप वीज़ा के लिए जब अपनी फाइल सबमिट करने जाते हो तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो जर्मनी के लिए बेसिकली जो दिक्कत मेन है वो अपॉइंटमेंट की है। तो आपको काफ़ी पहले बुक करना पड़ता है, समटाइम्स मतलब 6-6 महीने पहले डेट काफ़ी मतलब फिल होती है। तो बस कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, सिंपल है। बट ये है कि आपको उनके जो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी 20-25 सीट्स थी, तो हमारे में जैसे इंटरव्यू था, 3 मिनट की वीडियो मुझे बनानी थी, और मेरा प्रायर एक्सपीरियंस की मेरे एसएनसी या एक्सेल, किसी में भी आपका जो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत, हाई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से लेके, तो वो आपको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो आपका अगर मेरिट में आ जाए तो आपको वो लेटर भेज देते हैं। और इसकी आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, मतलब वहाँ पे आपको कोई फीस नहीं देनी है। ट्यूशन फी होती है वो जीरो होती है, बस आपको दो चीज़ें देनी होती है, एक आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस हर मंथ, तो जिसमें आपको ऐसा होता है कि अराउंड 150 to 160 यूरोज आपको हर महीने देना है। वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, आप बीमार होते हो तो आपको वहाँ पे कोई डॉक्टर पैसे नहीं लेगा, ठीक है, आप कभी भी जा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये, आपको हर 6 महीने में स्टूडेंट फंड भरना पड़ता है वहाँ पे, जिससे आपका ऑल ओवर जर्मनी ट्रैवल फ्री हो जाता है बाय बसेस और ट्रेन से। तो जिसकी मतलब आई थिंक अभी के हिसाब से वो 350 यूरो है। तो अगर आप लगाओ इंडिया में मोटा मोटा 30-35 हज़ार रुपये है, जो कि आप मतलब वहाँ पे इजीली आप कर लेते हो मैनेज। अभी कुछ ऐसे एथलीट्स होंगे जो मतलब पढ़ाई पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन स्टिल वो कुछ चीज़ें मतलब जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन अलग से चीज़ें साथ साथ पढ़ते रहना चाहते हैं ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को बेहतर कर पाए। तो उन एथलीट्स के लिए आप कुछ 2 या 3 बुक्स रिकमेंड कर सकते हो तो वो कर दीजिए। स्पेशली मैं एसएनसी के रिलेटेड ही बात करूंगा, स्पोर्ट्स साइंस के रिलेटेड। तो फिर सबसे पहले तो ये नॉर्मल जो एनएससी की आती है, एसेंशियल एसएनसी की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, एनएससी की। दूसरी आप फॉलो कर सकते हो हाई परफॉर्मेंस 1 और हाई परफॉर्मेंस 2। बेसिकली क्या है कि हाई परफॉर्मेंस 1 में 2-3 चैप्टर उन्होंने सेकंड एडिशन में दिए, जैसे रिकवरी हो गया या फिर आप मॉनिटरिंग के, आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने अपडेट किया अपनी सेकंड एडिशन बुक। और थर्ड मैं बोलूँगा थोड़ी एडवांस है, ट्राइफेसिक ट्रेनिंग। तो एक बार अगर आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं तो आप वो किताब भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अभी अभी आजकल जो मतलब मैं खुद फॉलो करता हूँ, तो एक है स्पोर्ट्स स्मिथ करके, उनका यूट्यूब पे पॉडकास्ट, और जो भी वो रिसर्चेज वगैरह करते हैं। बेसिकली क्या है कि उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स साइंस में अच्छे ऑथर्स हैं वो अपनी रिसर्चेज करते हैं, और वो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में स्पोर्ट्स स्मिथ की वेबसाइट और कई बार पॉडकास्ट भी यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे दो तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे, एक तो पेड होगा और एक फ्री होगा। तो यूजली क्या, पेड का आपको मंथली 1000 या 1100 रुपीज देना पड़ता है। तो अगर आप देते हो तो आपको सारे आर्टिकल एक्सेस आप कर सकते हो। बट जो उन आर्टिकल्स का मतलब जो मैंने वैल्यू देखी है वो एक प्रैक्टिशनर के लिए बहुत बढ़िया है। या फिर अगर कोई आप स्पोर्ट भी कर रहे हो, स्पेशली जैसे स्प्रिंटिंग मैकेनिक्स के ऊपर, या फिर रीहैब हैमस्ट्रिंग कैसे करनी है, एसीएल हो गया, तो जो प्रैक्टिकल
चीज़ें बताते हैं जो कि आप डे टू डे एज एन एसेंसी एज अ फिजियोथेरेपी आप फेस करोगे, तो उस चीज़ों में काफ़ी आपकी हेल्प होती है। क्योंकि जो नॉर्मल आर्टिकल्स होते हैं जैसे गूगल स्कॉलर पे, पबमेड पे, तो बेसिकली अगर आप उससे पढ़ते हो तो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। बट ये वाले जो होंगे, छोटा आर्टिकल होगा, और ग्राफ्स वगैरह काफ़ी मतलब कलरफुल होता है, तो आपका थोड़ा ध्यान भी और बनता है कि हाँ मैं इस चीज़ को पढूं, और बड़ी इजी लैंग्वेज में अपलोड करते हैं वो। तो मैं एक फोर्थ वेबसाइट ये सजेस्ट करूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मुझे मेरे फ्रेंड ने ही बताई थी यूरोप में, तो मैं तो अभी भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ। तो जब आप जर्मनी में गए थे तो वहाँ पे आपका पूरे दिन का रूटीन कैसा रहता था? एज अ स्टूडेंट थोड़ा सा हेक्टिक रूटीन ही रहता है सबका, क्योंकि आपको अपनी स्टडी भी करनी होती है, और उसके साथ आपको अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज करने पड़ते हैं। तो सुबह मतलब मेरा काम अराउंड 6 o'clock शुरू हो जाता था। तो मैं एज अ पार्ट टाइम वर्कर अपना एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, तो एज अ स्टूडेंट वर्क, उसके बाद फिर अराउंड 10 to 11 मैं घर आता था। अराउंड 12, कभी 11, कभी 12 बजे लेक्चर हमारा शुरू होता ही था, तो उसके हिसाब से मैं 1 घंटा पहले घर आया था। फिर वहाँ पे मतलब मोस्टली आपका ये रहेगा, दिन में 1 या 2 लेक्चर होंगे, बट वो लेक्चर होगा 2-2 घंटे का। जैसे एक्सेस फिजियोलॉजी का हफ्ते में एक लेक्चर होगा, बट वो 2 घंटे का होगा। तो लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद फिर अपना जिम वगैरह करके घर गए, फिर वही अपना खाना वगैरह बनाया, और अपना जो असाइनमेंट्स वगैरह मिली हैं या अपना कुछ सेल्फ स्टडी करी, और बस खत्म, उसके बाद सो गए। पूरा दिन मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे निकल गया। और कई बार ऐसा भी लगता है कि दिन बड़ा छोटा था वहाँ पे, क्योंकि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है। और जो मेरा मतलब रूटीन में चेंज आया था जब मैंने एज एन हेड एसेंसी काम शुरू करना कर दिया था, मतलब इंटर्न, एज एन इंटर्न भी, और फिर वो बाद में एज अ पेड जॉब पार्ट टाइम शुरू हो गई थी। तो अराउंड 3 to 4 टाइम्स मैं एक हफ्ते में एक बार जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे पास मेल फीमेल अंडर 12, अंडर 14, 16, मेल फीमेल दोनों ग्रुप्स थे, हाई स्कूल के बच्चे बास्केटबॉल टीम के। तो उस टाइम थोड़ा और हेक्टिक हो जाता था, क्योंकि आपको मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, एक डेढ़ एक सवा एक घंटा लगता था आने जाने में, तो मतलब 2 घंटे हो गए। फिर अगर 2 सेशन है तो 2 घंटे और, तो कई कई बार मतलब रात को मैं 11, 11:30 बजे भी घर आता था। बट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आपको बाहर जाना है तो आपको ये चीज़ें मतलब अपने दिमाग में रख के जानी पड़ती हैं कि मतलब लाइफ और जो आप वहाँ पे करने जा रहे हो वो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आपको, इजी नहीं है, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी जैसे कि आप कोच बन चुके हो तो एज अ कोच आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी एक कम्युनिकेशन बोलूँगा मैं। तो मतलब कोचिंग लाइन में मैंने खुद कहीं वीडियो, आई थिंक वीडियो या फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका आपका कोचेज, आपके साथ जो कोचेस काम करे एथलीट के साथ, हेड कोचेज या स्किल कोचेस हैं या फिजियो हैं, मैस्योर न्यूट्रिशनिस्ट, तो एज एन एसेंसी आपका कम्युनिकेशन हर एक बंदे से, हर एक इंसान से बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बस बातें कर रहे हो, बट उनके साथ एक रिलेशन, एक एथलीट के साथ आपका क्या रिलेशन है, जो कि आपका काम बहुत इजी कर देता है। अगर आप एथलीट को उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस या उसके पास हिस्ट्री के बारे में इन टर्म्स ऑफ उसकी गेम करियर जानते हो, उसके बारे में अगर आप स्टडी करके गए हो, या पहले हफ्ता 10 दिन जो अगर आप उसके साथ काम कर रहे हो, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप उससे पूछोगे या जितनी इन्फॉर्मेशन आप उससे लोगे, तो वो आई थिंक आपका थोड़े टाइम में आपका काम आसान कर देता है। क्योंकि अगर एथलीट का ट्रस्ट आपके ऊपर है, एज एन कोच, एज एन एसेंसी कोच या एज एन फिजियो, तो आपका भी काम आसान है और उसका भी आसान हो जाएगा। बट ये ट्रस्ट तभी आता है जब आप उसको, उसकी गेम में उसको लगता है कि मुझे इस चीज़ की वजह से, एसएनसी की वजह से या फिजियो की वजह से, रिहैब की वजह से मेरे कुछ फर्क आ रहा है मेरी गेम में, वो ट्रांसफर हो रहा है जिम से लेके जो उसकी, अगर वो पिच पे खेलने जाता है तो वो चीज़ ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर वो जिम से वो क्वालिटीज ट्रांसफर नहीं हो रही हैं तो एथलीट को उतना इंटरेस्ट नहीं आए। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्ट्रेंथ वीकनेस कहाँ पे वो लैग करता है, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे वो अच्छा है, तो वो चीज़ें आपको उससे बात करने से ही पता लगेंगी। तो जैसे कि आपने पहले बताया था कि आपने मतलब काफ़ी सारे एथलीट्स को रिहैब में भी असिस्ट किया है। तो अभी तक आपने कौन सी इंजरीज में मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प किया है एथलीट्स को? बेसिकली मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो टीम स्पोर्ट्स के साथ ज़्यादा था। जैसे फुटबॉल के साथ भी मैंने काम किया है, यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स के साथ, बास्केटबॉल टीम के साथ भी काम किया, बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ भी काम किया। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज इंजरी, एसीएल और एंकल इंजरीज स्पेशली, अब क्या है कि आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, बट कॉम्बैट स्पोर्ट्स में क्या है कि जो अगला ओपोनेंट है, कॉम्बैट स्पोर्ट, रेसलिंग, जूडो,
तो इसमें आपको नहीं पता कि वो अगला मूव या फिर वो मेरा पैर मेरा हाथ कहाँ से पकड़ेगा। तो उस वजह से भी इंजरीज काफ़ी बढ़ती हैं ऑल ओवर बॉडी। बट अभी जो एट प्रेजेंट है, मैं लोअर एक्सट्रीमिटीज इंजरी के साथ ही काम कर रहा हूँ आरटीपी में। जैसे मेरे दो एथलीट्स सोनम और नवीन मलिक, इनका भी अभी आरटीपी फेस चल रहा है। तो 6-7 महीने पहले इनका ऑपरेशन हुआ था, एसीएल का ही, एसीएल और एमसीएल का। तो एक्सपीरियंस वाइज तो अभी मैं बोलूँगा कि मेरा थोड़ा एसीएल में ज़्यादा है। एंकल इंजरीज के साथ तभी था जब मैं बास्केटबॉल के साथ जुड़ा हुआ था, जर्मनी जाने से पहले। जैसे कि एसीएल इंजरीज को आपने सबसे ज़्यादा असेस किया, तो मतलब अगर किसी एथलीट को इंजरी हो चुकी है तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और अगर कोई चाहता है कि उसे ये चीज़ ना हो तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो अगर किसी को इंजरी हो गई है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको जल्दी आप डायग्नोस कर लो। क्योंकि एसीएल में भी 3 तरह के टाइप्स होते हैं, एसीएल ग्रेड 1, 2, 3। तो अगर आपका ग्रेड 1 है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इंजरी है ये ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है। तो आप वो बेसिकली क्या है कि उसके कई टेस्ट भी होते हैं जो प्रैक्टिशनर्स कर लेते हैं। या फिर अगर उनको लगता है कि मतलब उनको भी डाउट होता है तो वो फिर वो एमआरआई रेफर करते हैं। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन से ग्रेड की इंजरी है। जितनी जल्दी आपको अपनी इंजरी का पता लगे तो आप उस हिसाब से आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। बेसिकली ग्रेड 1 ग्रेड 2 में क्या होता है कि एसीएल हमारा जैसे एक नॉर्मल धागा है, ठीक है। तो अगर ग्रेड 1 है तो हल्का सा टूटेगा, हल्का माइक्रो टीयर आएंगे, 2 होगा तो और थोड़ा, 3 होगा तो कम्प्लीटली हो जाएगा। तो मोस्टली 3 में सर्जरी ही होती है, क्योंकि वो निकालते हैं और आपका दूसरा लिगामेंट डालेंगे। डिपेंड्स कि आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो ग्राफ्ट लिया जाएगा आपको एसीएल रिपेयर करने के लिए, तो कहाँ से ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एथलीट हैमस्ट्रिंग से बहुत वीक होता है, उसकी हैमस्ट्रिंग बहुत वीक होती है तो वो हैमस्ट्रिंग नहीं लेते हैं उनका। और कई बार उसका, मेरा एक जैसे क्लाइंट था उसका एंकल का लिया था। तो ये डिपेंड भी करता है, क्योंकि अ, आप कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हो और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ है, ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। कई बार क्या होता है कि फुटबॉलर या टीम स्पोर्ट एथलीट में जो स्पोर्ट्स सर्जन की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स सर्जन ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि आप कौन सा स्पोर्ट करते हो, क्या है, ठीक है। आप तब हम वो सब चीज़ें रख के फिर वो एक एडवाइस देते हैं या फिर बताते हैं कि हम इस चीज़ का यहाँ से आपके इस मसल बेसिकली यहाँ से हम ग्राफ्ट लेंगे हैमस्ट्रिंग का, या कई बार क्वाड से भी लेते हैं या फिर एंकल से भी लेते हैं। तो ऐसा है। बाकी दूसरी बात ये है कि अगर आपका हो ही गया, ग्रेड 3 हो गया, तो आप स्पोर्ट्स सर्जन से, मैं तो ये बोलूँगा आप नॉर्मल सर्जन से नहीं, स्पोर्ट्स सर्जन से आप अपनी एसीएल की सर्जरी कराइए। अगर एसीएल 1 और 2 है तो वो रिहैब से हो सकता है, ठीक, बट इट टेक्स टाइम। आप अच्छे फिजियो के साथ जाके वो आपको, वही बात है कि कौन से ग्रेड की है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज कराएगा। ये तो बात हो गई है कि जिसको एसीएल हो गया। एसीएल 3 में भी फिर आपको 8, 9, 10, 11 महीने डिपेंड्स कि आपका जो कॉर्ड का मसल मास है पहले इंजरी से पहले कितना था। अगर जिनका अच्छा रहता है तो उनका जल्दी रिकवर भी हो जाता है बेसिकली। तो सबसे पहले ये भी करते हैं, अगर आपको ऑपरेशन कराना भी है तो उससे पहले एथलीट्स को बोलते हैं कि आप थोड़ा 3-4 हफ्ते का, 2 हफ्ते का प्री हैब करिए, ताकि ऑपरेशन के बाद आपके जो मसल एट्रोफी हो वो कम हो। तो कभी भी ऐसे नहीं बोलते हैं कि जैसे आप आज इंजरी हुई तो कल ही ऑपरेशन करा लिया। थोड़ा सा टाइम, वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह ये बोलते हैं कि आप पेशेंट को कि आप कीजिए घर पे, ताकि हम मसल एट्रोफी जितना कम हो सके उतनी हो, ताकि ऑपरेशन के बाद जल्दी मसल रीगेन हो। तो अराउंड डिपेंड्स करता है कि कौन, बॉडी टू बॉडी रिहैब कैसी चल रही है, और इसमें पैसे भी मतलब फाइनेंशियली भी, अगर एथलीट स्ट्रांग है तो मैंने खुद देखा है कि रिहैब अच्छे से और जल्दी होती है। अगर कोई एथलीट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम्स आती ही आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बैकग्राउंड अगर किसी का अच्छा है, ठीक है, तो क्योंकि रिकवरी रिकवरी में खाना पीना सोना, अगर वो इंसान काम भी कर रहा है फिर रिहैब भी कर रहा है फिर अपना स्पोर्ट भी कर रहा है, तो आई थिंक फिर वो रिकवरी अच्छी हो नहीं पाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, रीअकरिंग चांस दोबारा हो जाता है। कोई भी इंजरी बोलो, एसीएल की बात कर रहे हैं तो हाँ, एसीएल दोबारा भी टूट सकता है। और बाकी अगर हाँ किसी एथलीट को ध्यान देना है कि अब मुझे एसीएल ना हो, तो उसमें दो टाइप की चीज़ें हैं। एक तो कांटेक्ट इंजरी, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि कांटेक्ट में आपके कोई फुटबॉल में टैकल कर रहा है तो आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप नॉन कांटेक्ट इंजरीज ही कंट्रोल कर सकते हो। नॉन कांटेक्ट इंजरीज में आपको अपने मैकेनिक्स ठीक करने पड़ेंगे। उससे पहले आपको अपनी लोअर बॉडी और ट्रंक, इनकी स्ट्रेंथ
कोऑर्डिनेशन, गेट, अपना जो मूवमेंट एनालिसिस वगैरह करते हैं वो सब, मूवमेंट, रनिंग, ये थोड़ा रनिंग पैटर्न वगैरह ये ठीक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी लैंडिंग, कटिंग, जंपिंग मैकेनिक्स ये थोड़े ठीक करने पड़ेंगे, ताकि फील्ड स्पोर्ट्स में जैसे रग्बी हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, तो इसमें क्या है कि कई बार नॉन कॉन्टैक्ट एसीएल काफ़ी हो जाते हैं कि आपका कांटेक्ट नहीं है, बट आपके मैकेनिक्स, आपके लैंडिंग मैकेनिक्स, आपके कटिंग मैकेनिक्स खराब थे, जिस वजह से नी वेलगस, नी पे बहुत ज़्यादा रोटेशनल फोर्स लगती है जिसे टॉर्क बोलते हैं, तो वो पड़ती है, तो उस वजह से फिर लिगामेंट टूट सकता है या फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो सकता है। प्रिवेंशन के लिए मैं बोलूँगा स्ट्रेंथ, अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए, और अपने ट्रंक का कोऑर्डिनेशन वगैरह, और स्ट्रेंथ भी, और तीसरी चीज़ है अपनी जंपिंग, लैंडिंग और कटिंग के मैकेनिक्स। जैसा कि आपने अभी बोला कि मतलब जंपिंग और लैंडिंग मैकेनिक्स या फिर रनिंग मैकेनिक्स की वजह से भी एसीएल इंजरीज हो सकती हैं, तो उन सब में मतलब जैसे लैंडिंग और स्प्रिंटिंग में तो हमें किन टेक्निकल पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए कि हमें ये इंजरी ना हो? मैं यहाँ पे लैंडिंग और कटिंग मैकेनिक्स को इसलिए हाईलाइट करूंगा क्योंकि मोस्टली जो इंजरीज होती हैं वो इसी वजह से होती है। अगर आप कभी भी जंप कर रहे हो तो मोस्टली आपको 100 में से मतलब 98% टाइम्स नहीं होंगी, क्योंकि जब भी आप लैंड करते हो या फिर आप कटिंग करते हो तो आपका नी एक ऐसे पोजीशन में आता है जो कि हाई रिस्क है एसीएल के लिए, मतलब हाई चांसेस हैं, जो आपको नी को ऐसे पोटेंशियल पोजीशन में ले आता है कि जहाँ पे आपको लिगामेंट इंजरी हो सकती है। ठीक है, बट जंपिंग में कभी भी मतलब इतने हायर रिस्क नहीं होते हैं अनटिल अनलेस कि आपका नी वेलगेस या फिर आपकी जो मैकेनिक्स हैं जंप की वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, बट हायर चांसेस है नहीं होंगी। लैंडिंग और कटिंग में बेसिकली क्या है कि जब आप कोई भी टास्क करो, जैसे आप जंप करते हो तो आप लैंड करते हो, तो ऑब्वियसली जितना आप हायर जंप करोगे, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल प्लेयर्स हो गए, बास्केटबॉल हो गए, इवन फुटबॉलर्स हो गए, इनकी जो वर्टिकल जंप होती है वो काफ़ी होती है, तो आप जितना ऊपर से नीचे आओगे तो ऑब्वियसली आपकी ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी। ये एक सिंपल सी बात है। बट जब आप नीचे आ रहे हो तो यू वांट कि आपके जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं वो आपके जॉइंट्स ना ज़्यादा एब्जॉर्ब करें, जो सारी एब्जॉर्प्शन हो आपके मसल से हो। तो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल, वो यहाँ पे हमारा ग्लूट्स मसल है। तो बहुत एथलीट्स के ग्लूट्स बहुत वीक होते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइपरट्रॉफी, मतलब मसल मास कम होगा, वीक होंगे, कभी ट्रेन ही नहीं किया, अगर वो वीक है तो मोस्टली क्या है, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजर भी, या कोई भी अगर स्टेबिलिटी हम बोले उस मसल की या उस जॉइंट की, तो बहुत वीक होगी। तो उस वजह से क्या है, जब आप जंपिंग करोगे या फिर फॉर एग्जांपल आप सॉरी लैंडिंग करोगे या फिर आप कटिंग मैकेनिक्स की मैं बात करूं, तो जो सारा प्रेशर है वो नी जॉइंट पे आता है। तो हमारे जो जॉइंट्स हैं, अगर आप उस चीज़ के ऊपर मोर देन जितना वो सह सकता है उससे ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो इंजरी के चांसेस हैं। तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि अगर आपके नी जॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो आपका नी वेलगस पोजीशन में आ जाता है। वेलगस पोजीशन में आना इज नॉट अ मतलब गलत बात नहीं है, बट वो अगर एक सर्टेन डिग्री से अंदर आ जाए तो वो हाई रिस्क पे आ जाए, तो उस पर एक रोटेशनल फोर्स टॉर्क, वो ज़्यादा रोटेशनल फोर्स अगर उस पे आती है जॉइंट पे तो एसीएल इंजरी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका मसल मास कैसा था, तो उसके ऊपर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, तो वो सब उस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात आती है कि कटिंग मैकेनिक्स की, कटिंग मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका ट्रंक। अगर मेरा ट्रंक अलाइन नहीं है मेरे मूवमेंट के साथ, बेसिकली अगर मेरा एक्सेसिव फ्लेक्शन हो रही है, तो इस वजह से क्या है कि हायर चांसेस हैं कि मुझे एसीएल हो सकता है। कटिंग मैकेनिक्स में मैं ये बात बोलूँगा कि अगर आपका स्पोर्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल रग्बी है, आपका फील्ड स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल है, जहाँ पे आपको रिएक्ट करना है ओपोनेंट की मूवमेंट के साथ, आपको, आपको सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन करनी है जिसको हम एजिलिटी बोलते हैं। एक तो चेंज ऑफ डायरेक्शन होगी है कि आपको पता है कि मैंने सीधा जाना है, फिर राइट और लेफ्ट जाना है, ऑलरेडी प्लान्ड है टास्क, क्लोज चेन टास्क है। बट इन गेम स्पोर्ट में क्या होता है, जैसे रग्बी में रियल सिनेरियो क्या है कि आपको पता नहीं कि आपको कहाँ जाना है, आपको रिएक्ट करना है। आपको रिएक्ट करना है ओपोनेंट की मूवमेंट से। अगर मैं एज अ डिफेंडर हूँ या फिर मैं डिफेंस पे हूँ और मुझे पता है कि यार मेरा अटैकर अब कहीं भी जा सकता है, वो चाहे राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, और ये मैंने चीज़ें अपनी ट्रेनिंग में ऐड नहीं करी हुई हैं, मैं सिर्फ सीओडी कर रहा हूँ, चेंज ऑफ डायरेक्शन क्लोज चेन में। बट सडनली मैंने कभी एक्सपोजर ना अपने बॉडी को दिया ही नहीं एजिलिटी वाला, जहाँ पे मुझे एक रिएक्ट करना है किसी मूवमेंट के हिसाब से, तो वो भी एक हायर चांसेस हो जाता है आपको, जब गेम में आप कोई भी गेम खेलते हो, फुटबॉल हो गया, रग्बी हो गया,
तो वहाँ पे आपको एसीएल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम एक तो आप फटीग्ड होते हो, आपके न्यूरल ड्राइव न्यूरोमस्कुलर फटीग बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी जो ब्रेन काम करने की मतलब पावर है, जो क्षमता है, वो बहुत बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपकी सिग्नलिंग कमज़ोर है, आपकी बॉडी के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर आपकी न्यूरल ड्राइव कम है तो बेसिकली क्या है कि आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जितना आप अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दोगे, तो मतलब इंजरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये एसीएल तो है ही है, बट और छोटी मोटी इंजरी जैसे एंकल स्प्रेन्स हो गया, या फिर आप अगर कोई और इंजरीज भी मैं बोलूँ, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन चीज़ ये है कि आप अगर फील्ड स्पोर्ट एथलीट हो तो आप चेंज ऑफ डायरेक्शन जिसमें आपका कटिंग मूवमेंट्स हैं, तो आपको रिएक्शन बेस्ड ड्रिल करनी चाहिए। 110% अपने डेली रूटीन में नहीं, आपकी जो वर्कआउट शेड्यूल है उसमें आपको फिट करना पड़ेगा। आपको चेंज ऑफ डायरेक्शन प्लान्ड तो करनी ही है स्टार्टिंग में, बट आपको रिएक्शन बेस्ड ड्रिल बहुत ज़रूरी है। आपको वो एक्सपोजर अपनी ट्रेनिंग में लेके आना है जो आपको फील्ड में मिलेगा, तब आपके इंजरीज के चांसेस कम होंगे। अभी जैसे कि एक और मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में मतलब बहुत सारे मतलब छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे हर जगह पे एथलीट्स ट्रेन कर रहे हैं और इंजरीज मतलब बहुत कॉमन पार्ट है, तो सबको इंजरीज होती हैं। लेकिन इंजरी होने के बाद ये प्रॉब्लम सभी एथलीट्स को होती है कि उन्हें कोई अच्छा फिजियो नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा बंदा नहीं मिल पा रहा जो उनको अच्छे से असिस्ट कर पाए और रिहैब में मतलब हेल्प कर पाए। तो अब कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं कि मतलब दिल्ली मुंबई ऐसे कोई अच्छी जगह पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा लिया, एक्सरसाइज समझ ली, फिर आके घर पे मतलब रिहैब कर लिया अपने आप खुद से। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जा नहीं सकते ऐसे कहीं जगह पे। तो आप उनके लिए क्या मतलब ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हो कि वो मतलब घर पे रह के ही सही तरीका मतलब ढूंढ पाए अपने इंजरी को सही करने के लिए? सबसे पहले तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि खुद से कुछ ना करें। कि अगर जैसे आपकी कोई इंजरी होती है, तो सबसे पहले तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो आप खुद से कुछ मत करो आप। क्योंकि अब कई बार क्या होता है कि किसी को एसीएल ग्रेड 2 है, किसी को एसीएल ग्रेड 1 है, तो वो एसीएल ग्रेड 1 के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है वो, ठीक है, बट वो अगर हो सकता है उस टाइम पे वो खुद से कुछ ऐसा करे कि वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 हो जाए, ग्रेड 2 से ग्रेड 3 हो जाए, फिर ज़रूर ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप खुद से कुछ मत करो, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, और आपकी अपनी खुद की बॉडी है तो ख़राब होगी, किसी और का नुकसान नहीं है, वो आपका ही नुकसान है। दूसरी बात ये है कि आप इंस्टाग्राम में है या जो यूट्यूब में इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो बहुत एक जेनेरिक होती है, बहुत एक जेनेरिक है। वो हो सकता है किसी के ऊपर वर्क करे, किसी के ऊपर ना वर्क करे, क्योंकि वो एक एक नॉर्मल कंसेप्ट बना रहे हैं, एक कंसेप्ट बताते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, हो सकता है आप वो काम करे भी, हो सकता है वो नहीं भी करे। तो एक चीज़ वो चीज़ भी अवॉइड करनी है कि गूगल या फिर आजकल एआई आ गया है, ठीक है, चैट जीपीटी, कि मेरा ये है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। तीसरी चीज़ है कि आपके आसपास जो भी फिजियो है, एटलीस्ट एक बार तो आप उनसे कंसल्ट करो। एक बार तो आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, चाहे आप उसके बाद आप अपना फिजियो चेंज कर सकते हो, बिकॉज चलो कई बार चार्जेस की वजह से, ठीक है, आप चार्जेस ज़्यादा होते हैं तो बंदा कहता है यार कि नहीं मैं कहीं और देखता हूँ, बट एटलीस्ट आप एक अच्छे फिजियो से एक बार ही कंसल्ट करो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंजरी हुई क्या है, आपको, ठीक है, इंजरी हुई क्या है, उसके बारे में कितना टाइम लगेगा, कैसे ठीक होगी, उस चीज़ के बारे में आपको पूरा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको आगे ये गेम कंटिन्यू करनी है आफ्टर एन इंजरी, डिपेंड्स कि आपकी अगर एक्यूट इंजरी है, आपकी छोटी इंजरी है, ठीक है, वो कम टाइम लगेगा। बट अगर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे कंटिन्यू ये करना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही है इंडिया में इंजरी के बाद जो कॉस्ट आती है रीहैब की, उसके साथ आपका रीहैब है, उसके बाद आपकी एसएनसी है, उसके बाद आपका हो सकता है कि आपको सप्लीमेंटेशन हो सकता है, फिर आपको एक्स्ट्रा मतलब पैसे डाइट के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ें सब आती हैं, तो वही फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार कि मुझे अब कंटिन्यू करना ही है, आगे खेलना ही है, तो आपको एक अच्छे फिजियो और अच्छा एसएनसी के पास जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार अब ये इंजरी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर अब ये मतलब अब मुझे नहीं करना है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट आज नहीं तो कल आपको एक अच्छे फिजियो अच्छे एसएनसी के पास जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप अभी ये फिजियो के पास जा रहे हो, उसने आपको थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है, बट अगर आप एसएनसी के पास आपने ट्रेनिंग नहीं करी है, तो हो सकता है दोबारा उतना लोड आएगा और वो दोबारा इंजरी हो जाएगी।
तो इसका मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि इसका कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं है। इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, बट सेकंड ऑप्शन चलो अब ये हो सकता है मतलब कोई भी एथलीट यूट्यूब में देख रहा है, क्योंकि आजकल सबके पास नेट है। बट वही बात है, वो हो सकता है आपके ऊपर काम करे, हो सकता है वो नहीं करे, क्योंकि बहुत वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है। बट आपके पास अगर फिजियो होगा, कोच होगा, एटलीस्ट एक डॉक्टर होगा जो आपको बता सकता है, आपका केस उन लोगों से हो सकता है डिफरेंट है, तो आपका इलाज भी डिफरेंट हो। तो अभी ये एथलीट्स का हो गया, अब लेकिन ऐसे बहुत से कोचेस भी हो सकते हैं वीडियो को देख रहे होंगे, तो कोचेस ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे उनके एथलीट्स को ज़्यादा इंजरीज ना हो? एज अ स्किल कोच अगर मैं बोलूँगा तो सबसे पहले तो आप अगर आप किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रेमिसेस में हैं, या फिर आप किसी भी एक फेडरेशन में हैं जहाँ जहाँ पे आपका टच फिजियो और एसएनसी के साथ है, या फिर किसी भी एक स्पोर्ट्स साइंस फैकल्टी का कोई भी मेंबर है जो आपके साथ काम कर रहा है। कई बार हो सकता है कि एसएनसी की अवेलेबिलिटी ना हो, बट फिजियो मोस्ट हर एक प्रेमिसेस में होता ही होता है। तो सबसे पहले तो कि आप एज अ स्किल कोच आप अपना प्लान एज एन एसएनसी, या फिर आपका जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट है, आपकी जो भी है उसके साथ आप शेयर करो, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो इंजरीज हैं आजकल वो ट्रेनिंग लोड की वजह से काफ़ी होने लगती हैं, स्पेशली कि बाहर अब्रॉड में, यूरोप में, जैसे जर्मनी में मैंने काम किया, तो वहाँ पे जो कोचेज हैं, जो स्किल कोचेज हैं, उनकी हर हफ्ते या मान लो अगर 20 दिन, हर 2 हफ्ते बाद एक मीटिंग होती है जिसमें वो शेयर करते हैं कि हम अगले 4 हफ्ते या मान लो 6 हफ्ते एक मीजो साइकिल, 2 मीजो साइकिल प्लान कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से एज ए स्किल कोच इतना लोड रहेगा इस दिन। तो एज एन एसेंसी आपको पता लगता है बच्चों का, एथलीट का इस दिन हाई लोड है, लो लोड है, या फिर नो लोड है, रेस्ट है, तो मैं अपने सेशन उस हिसाब से प्लान कर सकता हूँ। तो अगर इंडिया में कोचेस अपना प्लान शेयर नहीं करेंगे स्टाफ के साथ, स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ के साथ, तो उनके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मंडे को एक रेसलिंग कोच मतलब हाई बाउट्स वाले सेशन करवाता है, और उसी दिन एक एसएनसी भी हाई कंडीशनिंग या फिर हाई स्ट्रेंथ करवाता है, तो प्लेयर के लिए बर्नआउट टाइप हो सकता है। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, बट अगर ये चीज़ 1 से 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम बन जाएगा, अगर 4 हफ्ते बाद तो खैर नहीं बनता है, बट स्टिल अगर ये बहुत लंबा चलेगा तो ये इंजरी करेगा ही करेगा। किसी को हो सकता है 4 हफ्ते में कर ले, किसी को 6 में, किसी को हो सकता है भाई 3 हफ्ते के बाद भी कर सकता है, डिपेंड प्लेयर टू प्लेयर। तो सबसे पहले अपना जो प्लान है आगे 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, वो आप अपने स्टाफ के साथ जो भी है वो शेयर करो, और स्टाफ भी अपना प्लान फिर उस अकॉर्डिंग शेयर करेगा। अगर कहीं पे चेंजेस हों तो वो चीज़ें एज अ टीम आपको काम करनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी गड़बड़ होगी तो नुकसान ना कोच का है, ना एसेंसी का है, कोच नुकसान एथलीट का है। और मतलब अगर कुछ कोचेस ऐसे हैं जिनके पास मतलब इतने अच्छे से रिसोर्सेस नहीं है, कि मतलब एक टीम नहीं है ज़्यादा बड़ी, तो उन्हें क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर जो वो सेशंस करवा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे ट्रेनिंग है, तो सिंपल सी बात है कि रोज आप एथलीट को हाई लोड नहीं दे सकते हो। दूसरी ये बात है, रोज आप एथलीट को नॉर्मल लो या स्टैग्नेंट लोड भी नहीं दे सकते हो। ठीक है, पहले वाले केस में क्या इंजरी हो जाएगी, दूसरे वाले केस में क्या है कि एक तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, हाँ प्रोग्रेस नहीं होगी, बट मैच में जाके हो सकता है इंजरी हो जाए, क्योंकि उसकी बॉडी उतनी कैपेबल बनी ही नहीं थी। तो सबसे पहले एक तो एक्यूट और क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो के बीच में बैलेंस, कि आप आज कितना दे रहे हो, फिर अगले हफ्ते कितना दे रहे हैं, फिर उसके अगले हफ्ते, तो वो आपको एक सिंपल ट्रैकिंग सिस्टम हर एक कोचेस को खुद अपना करना चाहिए। वो वेरी करता है कि हर एक स्पोर्ट कोच अलग ढंग से करता है, तो वो मुझे पता नहीं है वो कैसे हो सकता है रेसलिंग में या क्रिकेट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, नंबर ऑफ बोल्स, एक बॉलर कितनी बॉल डालता है एक दिन में, आज मान लो 10 ओवर डाले हैं, तो 10 से मैं सीधा 20 नहीं करूंगा अगले सेशन में, मैं 10 से 11 करूंगा। या तो मैं उसको बोलूंगा 10 से 8 कर, बट इंटेंसिटी बढ़ा दे, या मैं उसको बोलूंगा 10 से 11 कर ले, ठीक है, बट इंटेंसिटी अपनी सेम रखिए। ठीक है, तो हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम और इंटेंसिटी में से एक चीज ऊपर जाएगी, एक नीचे, हमेशा ऐसा ही है मोस्टली। तो इस चीज का वर्कलोड का ध्यान देना है पूरे हफ्ते में, कैसा वर्कलोड दिया है, फिर अगले हफ्ते थोड़ा सा और, फिर उसके अगले हफ्ते थोड़ा और, डिपेंड कि कौन सा साइकिल चल रहा है। अगर आप उनका ऑफ सीजन चल रहा है तो अलग है, प्री सीजन चल रहा है अलग है, इन कंपटीशन है अलग है, कंपटीशन से एक हफ्ता पहले है तो वो अलग है, इवन की कंपटीशन से 2 दिन पहले का टेपर हो गया वो अलग।
तो वो चीज़ें सबको मतलब एक आप अपनी डायरी लगा लो या कोई आप एक्सेल शीट रख लो जिसमें आपका रिकॉर्ड रहे। ऐसा नहीं कि आज अगर आपने ये कराया कल आप कुछ सोच के नहीं गए हो कल मैं ये करा दूंगा परसों मैं ये करा दूंगा, है ना, रैंडमली नहीं होना चाहिए। आपको अपनी 4 से लेके 6 हफ्ते हर मीसो साइकिल आपको डिवाइड करनी चाहिए कि मेरा इस मीसो साइकिल में ये एम है, फिर उस मीजो साइकिल में मेरा ये एम है, इस मीजो साइकिल में मेरा ये एम है, और ये मेरे पास फुल ईयर है। एट द एंड फॉर एग्जांपल दिसंबर में मेरा कंपटीशन है, तो मेरे पास मान लो 6 महीने हैं। ठीक है, बाकी ऑफ सीजन आप निकाल लो, एथलीट अपने घर गया है सब कुछ गया, तो 6 महीने, 6 महीने में आपने मीजो साइकिल डिवाइड करी कैसे कैसे प्लान करो। तो बेसिकली क्या है कि लोड के ऊपर ही सब चीज़ें चलती हैं। प्रोग्रेस भी तभी होगी, इंजरी भी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट जो रीज़न है वो लोड ही है। और दूसरी चीज ये है कि आप उस लोड को मॉनिटर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक तो आपने लोड दिया, प्रोग्रेसिव लोड दिया, या फिर आपने लोड कम किया ज्यादा किया, बट जो आप वो लोड दे रहे हो उसको आपको मॉनिटर भी करना है कि जो वो लोड दिया है क्या वो एथलीट सही ढंग से उस पर प्रोग्रेस आ रही है, या फिर वो बहुत ही बर्नआउट फील कर रहा है, बहुत जल्दी मैंने वो लोड दे दिया है, या फिर मैं उसको जो ये लोड दे रहा हूँ ये उसके लिए बहुत कम है। आप एथलीट को या तो बिल्कुल कम लोड भी नहीं दे सकते हो, ज्यादा भी नहीं दे सकते हो, ठीक है, स्टेगनेंट भी नहीं रख सकते हो। वो डिपेंड करता है हर एक एथलीट के ऊपर कि मेरे पास 20 एथलीट है, तो मान लो 5 एलीट हैं, 5 एमेच्योर हैं, 5 अभी बच्चे हैं, तो उन पांचों का भी अलग अलग लोड होगा। एक्सरसाइज चाहे सेम रहे बट थोड़ा लोड का डिफरेंस होगा। तो वो चीज़ आपको मॉनिटर करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आज मैंने वॉट बाइक का सेशन किया, ठीक है, अगर मान लो मैंने वॉट बाइक का 30 मिनट्स का सेशन किया मैंने, ठीक है, उसमें मेरी मान लो मैंने 65 to 70% ऑफ मेरी हार्ट रेट इंटेंसिटी थी, और मेरा जो हार्ट रेट आया उसमें फॉर एग्जांपल 150 आया, फॉर एग्जांपल जस्ट अ नॉर्मल 140 आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, बट मैंने उसको उसके बाद फिर मैंने अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको मैं देखता रहा, क्योंकि मेरा जस्ट 30 मिनट किया, ठीक है, अगले हफ्ते मैंने फिर उसको बोला कि चल ठीक है हम सेम हार्ट रेट पे सब कुछ सेम रखेंगे, बस हम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ठीक है, बट आप उसको ऐसे मॉनिटर कर रहे हो, आपने देखा 4 हफ्ते बाद कि वो सेम वर्कलोड पे उसका हार्ट रेट नीचे आ रहा है, वीक बाई वीक या 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आप उसका नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके हार्ट को अब उतने वर्कलोड पे कम काम करना पड़ रहा है, जो कि एक उसके लिए कार्डियोवास्कुलर इंप्रूवमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल वो सेम काम कर रहा है बट उसका हार्ट रेट ऊपर ही जाया जा रहा है, समझ रहे हो, तो पहले भी 140 था, ये फिर अगले हफ्ते 145, फिर 150, तो ये उसका हार्ट रेट जो बढ़ता जा रहा है तो इसकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग में लोड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो और वो तभी आपको पता लगा क्योंकि आप हर हफ्ते मॉनिटर कर रहे हो उस चीज को। अगर आप मॉनिटर ही नहीं करोगे 4 हफ्ते बाद, तो फिर एथलीट बोलेगा यार मेरे से ये चीज हो नहीं रही है, तो 4 हफ्ते बाद कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो अगर आप 1 हफ्ते बाद आप उस चीज को पकड़ लोगे तो आपके पास चांस है अगले 2 हफ्ते की ट्रेनिंग को ठीक करने का, नहीं तो 4 हफ्ते बाद तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 4 हफ्ते बाद तो उसकी और डिक्रीमेंट हो गई है परफॉर्मेंस। तो अगर आप उस चीज को हर हफ्ते देखोगे देखोगे भाई कैसा जा रहा है, तो आप अगले सेशन में चेंजेस कर सकते हो, डिपेंड किया उसने क्या कैसा परफॉर्म किया। अभी अपन ने मतलब इंजरी प्रिवेंशन के बारे में जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी, एक बार मतलब सम अप कर देता हूँ सभी एथलीट्स के लिए। इंजरी से बचना है तो मतलब 3 मेन पॉइंट्स है। पहला है कि अपने को लोड को मैनेज करना है। दूसरा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, ताकि मतलब अगर अपनी बॉडी केपेबल है वो लोड झेलने के लिए, तो इंजरीज कम होंगी। और थर्ड है टेक्निक को रिफाइन करते रहना है। जो ऑप्टिमम टेक्निक है वो मतलब ट्राई करना है जल्दी सीखने का। अब इन तीन के अलावा आपको लगता है कि कोई और पॉइंट हो सकता है? बट मैं वही बस ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस लोड के बाद मैं ये बोलूंगा कि लोड दे के उसको मॉनिटर करना, ठीक है, हाँ, हाँ, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और बेसिक एक्सरसाइजेज जो फाउंडेशन है, स्क्वाट बेंच पुश पुल, ठीक है, जो आपकी कंपाउंड लिफ्ट्स हैं, ये आप जितना अच्छा करोगे उतना आपका आगे वाला करियर, आपका स्पोर्टिंग करियर, आपका एथलेटिज्म उतना इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारी जनरल कैपेसिटी बढ़ाती हैं। अगर हमारी ये चीज़ अच्छी नहीं है तो हम आगे आने वाला हाई इंटेंसिटी जो स्ट्रेस है जैसे और एक्सप्लोसिव चीज़ें हो गई हैं, ओलंपिक लिफ्ट्स हो गया, या आपकी बायलेटरल मूवमेंट्स हो गई हैं, ठीक है, तो वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी फाउंडेशन ही गलत है। अगर आपको आरडीएल करनी नहीं आती है तो आप हैंड पावर क्लीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हैंड पावर क्लीन में सबसे पहला स्टेप ही यही है आरडीएल। अगर आप उसको मूवमेंट को तोड़ोगे तो आप देखोगे यार कि आरडीएल है सबसे पहले, ठीक है, तो अगर किसी को आरडीएल ही नहीं आती है तो ओलंपिक लिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो सेम पार्ट कंडीशनिंग में भी है। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी एरोबिक कैपेसिटी वीक है,
तो आप आगे जाके हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स आपके कंपटीशन के पास या प्री सीजन में, ठीक है, जब आपको रिपीटेटिव बाउट्स करने हैं या आपको शॉर्ट इंटरवल्स करने हैं, तो आप वो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है उतनी इंटेंसिटी को झेलने की। तो आपको दोनों चीज़ों में, स्ट्रेंथ में भी कंडीशनिंग में भी, अपनी जर्नल कैपेसिटी बढ़ानी है। तो आपके हिंज मूवमेंट्स, आपके स्क्वाट पैटर्न्स, उसके बाद आपका पुश पुल बेंच हो गया, उसके बाद आप अपना पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स। तो ये जो ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है, आप जितने अच्छी फॉर्म में करोगे उतना आपको आगे फायदा है। और दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो जितने भी फील्ड स्पोर्ट एथलीट्स हैं, पहले तो अपनी ये मूवमेंट ठीक करो। उसके बाद यूनिलेटरल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यूनिलेटरल एक्सरसाइजेज फील्ड स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए भी और कोई रैकेट स्पोर्ट एथलीट्स के लिए भी, ठीक है, क्योंकि आपकी कई मूवमेंट्स ऐसे, कई नहीं, बहुत सारी ऐसे मूवमेंट हैं जब जहाँ रेप्लिकेट होता है सेम यूनिलेटरल चीज। ठीक है, तो आपको यूनिलेटरल एक्सरसाइज, लंजेस, आरडीएल्स, हिप थ्रस्टर्स, ठीक है, ये चीजें आपको यूनिलेटरल भी करनी है, बट वो बायलेटरल का एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन ऐसा नहीं है कि आपको स्क्वाट नहीं आता बट आप सिंगल लेग स्क्वाट पहले कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको पहले अपना नॉर्मल जर्नल स्ट्रेंथ करना, बायलेटरल मूवमेंट सीखनी है, उसके बाद आपको फिर यूनिलेटरल करना है। लाइक एक और चीज़ है कि जैसे एक बुक पढ़ी थी मैंने रिलेंटलेस, तो उसमें जो कोबे ब्रायंट है उनके कोच ने लिखी है, तो वो बता रहे थे कि उन्हें काफ़ी सारी इंजरीज हुई और इंजरी होने के बावजूद भी वो मैच खेलने गए और मतलब मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और मतलब बहुत सारे काफ़ी सारे एथलीट्स के बारे में अपन ने ऐसा देखा है कि मतलब उन्हें इंजरी होने के बाद भी वो अच्छा कर जाते हैं कंपटीशन में। लेकिन बहुत सारे ऐसे एथलीट्स भी रहते हैं कि मतलब थोड़ा सा कुछ इंजरी हुई तो साइकोलॉजिकली ही इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो कुछ आगे का सोच भी नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा एक लगता है कि माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी रिकवरी को, और मतलब कि इंजरी को हम कैसे डील कर रहे हैं। तो इस पे अगर आप कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहो तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक एथलीट्स के करियर में तो करती ही करती है, चाहे वो एक अच्छे फेज में हो अपने करियर के, चाहे वो इंजरी के फेज में हो या फिर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। बट आई थिंक यहाँ पे कोचेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वन ऑन वन कोचेस एथलीट के साथ हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ एथलीट के साथ हैं जिसमें काफ़ी एथलीट्स इंजर्ड हैं, क्योंकि उसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उस जो इंजरी हुई है, आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि यार मुझे ये इंजरी क्यों हुई, हमेशा मुझे हो जाती है, और अभी मेरा इंपॉर्टेंट फेस था कंपटीशन का, तो मेरी इंजरी अभी होगी है, मेरा करियर कहाँ जाएगा। ऑब्वियसली वो थोड़े टाइम तक आता है, वो नॉर्मल चीज़ है जो कि एक हर एक इंसान को आता है, चाहे वो एथलीट हो या कभी नॉर्मल चीज़ भी बुरी हो जाती है हमारी लाइफ में। बट कोचेस और एथलीट दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, एज एन कोच की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके साथ बात करे। वहीं कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि छोटे लेवल पे आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा। तो जो आपका स्किल कोच है वही बहुत क्लोज है, या फिर एसएनसी या फिजियो है। तो अगर हम स्किल कोच लें इस केस में, तो उसको एथलीट के साथ बात करना, उसके साथ कि चलो अब जो इंजरी होगी है ठीक है, हम इसके ऊपर तो काम करना ही करना है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक एथलीट का माइंडसेट ये भी हो सकता है कि ये जो इंजरी हुई है, अभी मुझे एसीएल हुआ है या फिर मेरा एंकल स्प्रेन हुआ है, बट मैं और चीज़ें ट्रेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपर बॉडी ट्रेन कर सकता हूँ, मेरा हो सकता है कोई वीक लिंक हो, मैं उसको ट्रेन अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी एक इंजरी होती है ना, तो आपको एक अच्छा टाइम मिलता है अपनी वीकनेस के ऊपर काम करने का, जो कि आपको नॉर्मल रूटीन में नहीं मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल रूटीन में आप पूरे साल ऑक्यूपाई होते हो, कभी आपका टूर्नामेंट आ गया, कभी आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है, कभी कोई टूर्नामेंट आ गया, कभी और कुछ हो गया। बट जब आप इंजरी होती है तो आप सिर्फ रिहैब करते हो, आपकी स्किल प्रैक्टिस बंद हो गई होती है, अनटिल अनलेस कि आपका कोई ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे अपर बॉडी डोमिनेंट है तो आप कुछ कर रहे हो। बट स्टिल एक वो भी अच्छी चीज़ है कि आप अपनी फिजिकल कैपेसिटी को बेसिकली इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर एक एथलीट सोचना चाहे तो इस हिसाब से भी सोच सकता है कि आप मुझे कम बैक करना है, जो वो अच्छे से करना है, ताकि अब मेरे पास टाइम है तो मैं अपनी वीकनेस पे और काम करूँ। बट अगर किसी एक एथलीट की माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो यही सोचेगा यार मुझे इंजरी हो गई है, उसको नहीं होती है, मुझे बार बार होती है। तो आधी रिकवरी तो दिमाग से ही शुरू हो जाती है इंसान के। जो ये सारी एसेंसी है, रिहैब है, ये बात की बात है। क्योंकि कोचेस सिर्फ आपको एक्सेस बता सकता है, बट आप कैसा सोचते हो, आपका सेशन के लिए आप कितना इंटरेस्टेड हो, आपको कम बैक करना है कि नहीं है, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला अभी कोबी ब्रायंट, तो कोबी ब्रायंट का जो कोच है, हो सकता है कि वो उसको मना ही करता हो कि यार ये, क्योंकि 5-5 सेशन एक दिन में नहीं लगाने,
ऑब्वियसली उसको था कि यार मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, चाहे उसकी वजह से उसको इंजरीज भी हुई, बट फिर भी उसने कम बैक किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे ऋषभ पंत है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके अंदर, एक एथलीट के अंदर एक विल होनी चाहिए कि अब मुझे दोबारा वापस अपने गेम में आना है। तब सेकेंडरी चीजें हेल्प करती हैं, कोचेज हो गया आपके, एसएनसी हो गया, फिजियो हो गया, आपकी डाइट होगी, जब आप मेंटली खुद स्ट्रांग। अब आपकी मतलब जो पूरी कोचिंग जर्नी है उसमें मतलब कोई भी आप स्टोरी शेयर करना चाहो, चाहे वो रिहैब की हो या ट्रांसफॉर्मेशन की किसी एथलीट के बारे में, तो वो आप एक कर सकते हो। आई थिंक मैं वही रिहैब की दो स्टोरी शेयर करूंगा। एक तो सबसे पहले जो रिहैब की, रिहैब में जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस किया कि एक एथलीट की विल विल बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे अब मैंने बासुअल एथलीट के साथ, सहज सिंह शेखों के साथ काम किया था, तो मेरा तो इनपुट उसमें था ही था, बट जो उनका इंटरेस्ट था कि जैसे टाइम से पहले आना, ठीक है, सेशन के लिए, और कभी कभी हम दो दो सेशंस करते थे, क्योंकि जब उसका जब थोड़ा प्रोग्रेस होने लगी, ठीक है, तो हमेशा उसका सेशन से पहले आना और क्वेश्चनिंग करना कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि उस चीज़ से मैंने ये देखा है कि वो जो एथलीट है वो आज खुद एजुकेट हो गया अपनी बॉडी के बारे में। अगर आज उसको कोई भी इंजरी होती है तो उसे ये पता है कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अगर कोई बहुत ही मेजर इंजरी होती है तो ऑब्वियसली, बट मैंने ये चीज़ देखी है कि जो एथलीट खुद से इंटरेस्ट लेते हैं, तो अगर उनका एसएनसी कभी मान लो 1 साल बाद छोड़ के चला गया या फिर कहीं और चला गया, फिर वो अपने किसी टूर पे चले गए हैं, बट अगर उनका खुद का इंटरेस्ट है तो वो खुद भी एजुकेट होते हैं, ताकि वो अगले फिजियो एसेंसी के साथ काम करें तो उनको भी पता लग जाए कि यार हाँ, इसको पता है। तो जब आपको अपनी बॉडी के बारे में खुद पता है, जब आप खुद आपने रिहैब सेशन अच्छे से किए, आप पंचुअल हो, ऑन टाइम हो, तो वो आपके लॉन्ग टाइम आपके साथ रहती ही रहती है। तो सहज के साथ हमेशा वो चीज़ थी कि मतलब वो पहले आता था मेरे से पहले। इवन कि अगर 11 बजे का टाइम है तो वो 10:30 बजे ही, कभी कभी 10:45, मतलब हमेशा वो पहले, क्योंकि उसको था कि मुझे अपना कमबैक करना है। और विद इन, मतलब मैं बोलूँगा 7 to 7.5 मंथ्स में हो गई थी रिहैब पूरी अच्छी, रिटर्न टू प्ले हो गया था। और दूसरी ये स्टोरी है नीरज चोपड़ा के साथ मेरी, जहरब्रुकन में। तो उनका मतलब कैंप, वो टेस्टिंग के लिए आए हुए थे, तो वहाँ पे वो टाइम अच्छा था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में ही उनके जो कोच हैं वो हमारे जहाँ ज़ारब्रुकन, जिस सिटी में मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो बेसिकली वो ज़ारलैंड की वही है, तो उनका ज़ारब्रुकन यूनिवर्सिटी में आना जाना रहता है। तो वो एक छोटा मीटअप काफ़ी अच्छा था। बाकी ये था कि हाँ, उनके जो फिजियो हैं उनसे भी बात हुई थी कि कैसे चलती है ट्रेनिंग, क्योंकि पूरा पूरा साल उन्होंने अपना थोड़ा पर्सनल चीज़ें भी बताई थी, क्योंकि पूरा साल, कभी कभी तो पूरा साल वो बाहर रहते हैं, घर आना जाना, तो मतलब लोगों को काफ़ी फैंसी लगती हैं चीज़ें, फिजियो एसेंसी की भाई बाहर रह रहे हैं, बट जो इंसान कर रहा है उसे एक्चुअल में पता होता है कि इसके साथ जो ये चीज़ें हैं, इसके साथ काफ़ी और चीज़ें भी आती हैं इस प्रोफेशन के साथ। तो वो एक छोटी डिस्कशन काफ़ी हुई थी कि जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे जाओगे तो आपको भी ये चीज़ें होंगी, आपको भी चीज़ें ये पता लगेंगी, तो उस टाइम हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आए इन चीज़ों को लेके, क्योंकि अभी आप, जब फैमिली हो जाती है तो फिर एक अलग फेज ऑफ लाइफ शुरू हो जाता है। तो वही ये छोटी मोटी, मतलब इन चीज़ों पे काफ़ी डिस्कशन, क्योंकि आप नॉर्मल ऐसे लोगों से नहीं मिलते हो, और उन्होंने खुद ये कन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट की थी, पूछा था। और मतलब काफ़ी ये भी था कि स्पोर्ट्स साइंस के लिए बच्चे इंडिया से इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं पढ़ने, तो उनको भी थोड़ा, मतलब वो थोड़ा भी सरप्राइज थे। बट यही है कि अगर बच्चे जाएंगे पढ़ने और दोबारा इंडिया आएंगे, तो इंडियन एथलीट्स के लिए और इंडियन स्पोर्ट्स गवर्नमेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो अब आपके फ्यूचर के क्या गोल्स या प्लान्स हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो। अभी तो फ्यूचर का कुछ ऐसे खास प्लान नहीं है अभी। जो रिसेंटली हमारा गोल ये है कि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है रेसलिंग की, एक तो वो मेजर प्लान है, और अगले साल एशियन गेम्स के लिए तैयारी चल रही है, और उसके बाद एशियन गेम्स के बाद LA 28। तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म गोल है वो हमारा एशियन गेम्स ही है अभी, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच नीरज, मतलब काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और एथलीट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ इस वीडियो से। तो अभी मैं ये नीरज जी का इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दे रहा हूँ साइड में, तो अगर आपको कुछ भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग से रिलेटेड या फिर इंजरी हो गई है तो रिहैब से भी रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स हो तो आप इन्हें मतलब मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच नीरज। थैंक यू दिनेश, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये हमारा जो पॉडकास्ट था काफ़ी टाइम से पेंडिंग था,
बट अच्छा रहा आज ये डिस्कशन। टाइम की वजह से काफ़ी हमने चीज़ें लिमिटेड रखी, बट अगली बार थोड़ा हम और चीज़ों पे काम करेंगे, ताकि जो इंडियन एथलीट्स हैं जितना हो सके, तो वो अगर सही इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उनको हेल्प हो रही है उनके स्पोर्टिंग करियर में, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है।